जो फेसबुक का हमारा लर्न ईजी ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करें, जिससे आपको सारे वीडियो और जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आकाशगंगा। आकाशगंगा का विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बात करते हैं आकाशगंगा आखिर है क्या। आकाशगंगा अनगिनत तारों का एक समूह है। अनगिनत तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। एक अनुमान है हमारा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। और हमारा जो सौर मंडल है, जिस सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है या जो हमारा सौर मंडल है, उस सौर मंडल जो है हमारा, वो जिस आकाशगंगा में स्थित है, उस आकाशगंगा को हम मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो है मंदाकिनी। जो हमारी मंदाकिनी है वह सर्पिलाकार है। हमारी जो मंदाकिनी है वो कैसी है? सर्पिलाकार है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो किस आकार की है? वो है सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि रात में अगर हम आकाश में देखें तो आकाश में तारों का समूह दिखता है। तो तारों के समूह की एक दूधिया पट्टी सी दृष्टिगत होती है, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। तो दुग्ध मेखला आखिर क्या होती है? दुग्ध मेखला होती है जब रात के समय में आकाशों में जो तारों के समूह की एक दूधिया पट्टी सी दिखाई देती है, उसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा समूह कौन सा है? आर्यन नेबुला। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। जैसा कि हम जानते हैं कि आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा एक तारों का समूह है, और जो आर्यन नेबुला है वो हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, बात तारों की चल रही है, तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सीरियस डॉग, ये सीरियस डॉग एक तारे का नाम है। सीरियस डॉग का जो द्रव्यमान है वो सूर्य से 2 गुना, और इसका जो चमक है वो सूर्य से 20 गुना है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा तारा है जो द्रव्यमान में सूर्य से 2 गुना और चमक में सूर्य से 20 गुना है। तो ऐसा तारा है सीरियस डॉग। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी से 1700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ध्रुव तारा पृथ्वी से 1700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जो ध्रुव तारा की किरण है, ध्रुव तारा की किरण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्रुव तारा की किरण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्रुव तारा की किरण कितने डिग्री का कोण बनाती है? ध्रुव तारा की किरण उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा या एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो एंड्रोमेडा आकाशगंगा है वो हमारी आकाशगंगा के सबसे पास स्थित आकाशगंगा है। और हम बता चुके हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम जो है वो है मंदाकिनी। हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसके सबसे पास में स्थित जो आकाशगंगा है वह है एंड्रोमेडा। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक में कौन सी आकाशगंगा है? उसका आंसर होगा एंड्रोमेडा। अब बात करते हैं तारों की। तारे क्या हैं और उनका निर्माण कैसे होता है? तारे और तारों का निर्माण, कैसे तारों का निर्माण होता है? तो तारा आखिर है क्या? प्रकाश उत्पन्न करने वाले या प्रकाशवान, ऐसी पिंड जिनमें अपना प्रकाश होता है, वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे पिंड, खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और प्रकाशवान होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड तारा कहलाते हैं। तारा का निर्माण कैसे हुआ? परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। जो तारे हैं उनकी निर्माण प्रक्रिया ये है
कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो तारे हैं उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन से जो एक अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाता है और इससे इसके फलस्वरूप इसमें बहुत सा प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकाश से हमारा तारे का निर्माण होता है। जो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना और इससे जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न होता है और इसी क्रिया में तारे का निर्माण होता है। इन्हें आदि तारा कहते हैं। जो इस प्रक्रिया से निर्मित तारे हैं उन्हें हम आदि तारा कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो तारे का निर्माण था। अब तारा कैसे मृत्यु की अवस्था को प्राप्त होता है, इसकी निर्माण प्रक्रिया जानते हैं। तारे कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जब नाभिकीय संलयन क्रिया होती है तो हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है। जब बहुत लंबे समय तक नाभिकीय संलयन होता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसमें हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है। इसके फलस्वरूप जो बाहर का बल है, तारों में जो बाहर से बल लगता है वो समाप्त हो जाता है। इसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण तो हो रहा है, उस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो केंद्र है वो संकुचित हो जाता है, क्योंकि बाहर से कोई बल लग नहीं रहा होता है। इस वजह से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो तारे हैं उनका केंद्र संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है और गर्म हो जाता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसका हीलियम में परिवर्तित होना जारी रहता है। इसका जो तारे का बाहरी भाग है उस बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है। अब इसके बाद इस पर क्या फर्क पड़ेगा, यहां तक आपने समझा तारे की मृत्यु कैसे हुई। बाहर का बल लगना बंद हो जाता है और जो नाभिकीय संलयन क्रिया है उसमें हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, समाप्त होने लगता है। अभी पूर्ण रूप से हाइड्रोजन समाप्त नहीं हुआ है, हाइड्रोजन समाप्त होने वाला है। अब उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र संकुचित हो जाता है, लेकिन बाहरी भाग में उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना जारी रहता है। इसके बाद बाहर का भाग फूलने लगता है और अत्यधिक लाल हो जाता है, क्योंकि आंतरिक भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना बंद हो जाता है, बाहरी भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना जारी रहता है। इस वजह से इसका बाहरी भाग फूल जाता है और अत्यधिक लाल हो जाता है। इस अवस्था में तारे को लाल दानव कहते हैं। जो ये अवस्था प्राप्त होती है, इस अवस्था में तारे को लाल दानव कहते हैं। केंद्र में नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होना समाप्त हो जाती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं होती है। इस कारण तारे में तीव्र विस्फोट हो जाता है। बाहरी भाग फूल रहा है तो इस वजह से तारे में तीव्र विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरनोवा किस अवस्था में आती है, तो जब केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समाप्त हो जाती है और बाहरी भाग में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चालू रहती है। इस क्रिया में बाहरी भाग फूल कर अत्यधिक लाल हो जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। इस कारण सुपरनोवा का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, जो नोवा या सुपरनोवा है ये विस्फोट होने के बाद, क्योंकि इसमें नाभिकीय ऊर्जा नहीं बचती है, इस वजह से विस्फोट होने के बाद ये व्हाइट हो जाता है। अब इसे व्हाइट डॉर्फ कहते हैं, इसे श्वेत वमन का नाम दिया जाता है। जब नोवा या सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है उसके बाद ये अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर व्हाइट डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ये श्वेत वामन की अवस्था है। तो श्वेत वामन की व्यवस्था ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब तारा एक श्वेत वामन की अवस्था में आता है या व्हाइट डॉर्फ की अवस्था में आता है। तो नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद जब उसमें नाभिकीय ऊर्जा खत्म हो जाती है तब कोई तारा व्हाइट डॉर्फ की स्थिति में आता है। इस समय तारा जीवाश्म तारा कहलाता है। इस तारे को जीवाश्म तारा भी कहते हैं, क्योंकि अब इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अब विस्फोट होने के बाद इसमें केंद्रीय भाग ही बचता है। इसका बाहरी भाग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और इसका केंद्रीय भाग ही बचता है। उस केंद्रीय भाग में घनत्व जो है बहुत अधिक होता है। केंद्रीय भाग का घनत्व अधिक होता है।
इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इस अवस्था में तारा न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। जो तारा है इस समय सिर्फ तारे का केंद्रीय भाग बचता है और ऐसा तारा न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन तारे काफी तीव्र गति से घूर्णन करते हैं। अब उनका आकार बहुत छोटा हो चुका होता है और वो काफी तेज गति से घूर्णन करते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करते हैं। अब तारे से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। ऐसे तारों को पल्सर कहा जाता है। जब तारे टूट जाते हैं, टूटने के बाद उनका केंद्रीय भाग ही बचता है, तो उन्हें न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे घूर्णन तेजी से करते हैं और उनमें विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होती हैं। इस अवस्था को हम पल्सर कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस निर्माण प्रक्रिया में कई चीजें आई हैं जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक टॉपिक को बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। ऐसी अवस्था को पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा जब विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है तो ऐसी अवस्था को पल्सर कहा जाता है। अब बात करते हैं खगोलीय पिंडों की। हमारी आकाशगंगा में बहुत से खगोलीय पिंड हैं, उनका वर्णन है। पहला खगोलीय पिंड है निहारिका, जिसे हम नेबुला भी कहते हैं। आखिर निहारिका है क्या? निहारिका अथवा नेबुला लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुहासा। निहारिका का अर्थ होता है कुहासा। निहारिका को कुहासा भी कहते हैं। ये अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। निहारिका एक बहुत ही प्रकाशमान आकाशीय पिंड होता है। ये किससे निर्मित होता है? निहारिका गैस एवं धूल कणों से निर्मित होता है। निहारिका गैस और धूल कणों से निर्मित होता है। इसकी अपनी चमक नहीं होती है। निहारिका में अपनी खुद की चमक नहीं होती है। ये अपने निकटवर्ती तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो निहारिका है, निहारिका में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। निहारिका अपना प्रकाश अपने निकटवर्ती तारों के प्रकाश से लेती है। पृथ्वी के सबसे निकट जो निहारिका है, जो पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका है, वह है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा निहारिका पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका है। और अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका ओरियंस स्वार्ड्स है। ओरियंस स्वार्ड अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका है। अब बात करते हैं उल्का और उल्कास्म का। उल्का और उल्कास्म क्या है? उल्का को समान रूप से टूटता तारा कहते हैं। जो टूटता तारा है वो हम उल्का कहते हैं। टूटते तारे को भी उल्का कहा जाता है। जनरली रूप में ऐसा कहा जाता है। उल्का बहुत ही छोटे होते हैं, इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, अत्यधिक घर्षण के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पिंड उल्का कहलाते हैं। जो पिंड आकार में बड़े होते हैं तथा जलकर पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं तथा पृथ्वी के धरातल पर गिर पड़ते हैं, उन्हें उल्कास्म या उल्का पिंड कहते हैं। जैसा कि कभी कभी होता है कि पृथ्वी पे आकर के कोई पिंड गिरता है, तो वो क्या होते हैं कि जो बड़े उल्का होते हैं वो पूर्णतः जल नहीं पाते हैं, इस वजह से वो पृथ्वी पे गिरते हैं। उनको हम उल्कास्म या उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का क्या है? टूटता हुआ तारा उल्का पिंड है। घर्षण के कारण वो जल जाते हैं और अपने मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम उल्का कहते हैं। जो नहीं जल पाते हैं या आकार में बड़े होते हैं और वो आकर के पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं, उन्हें हम उल्कास्म या उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक निश्चित समय पर प्रति सेकंड 60 या उससे ज्यादा उल्का दिखाई पड़ते हैं, जिसे उल्का वृष्टि कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है उल्का वृष्टि किसे कहते हैं, या पूछ दिया जाता है उल्का वृष्टि क्या है। उल्का वृष्टि जो है प्रति सेकंड 60 या उससे अधिक दिखाई देने वाले उल्का वृष्टि कहे जाते हैं। उल्का वृष्टि कब होती है? जब हमें एक समय पर प्रति सेकंड 1 सेकंड में 60 या उससे ज्यादा उल्का दिखाई पड़ते हैं, उस स्थिति को उल्का वृष्टि कहा जाता है। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। आखिर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड्स।
क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। ट्रोजान्स क्षुद्र ग्रह को वह समूह है जो बृहस्पति की कक्षा के सहारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक समूह है, एक ग्रुप है ट्रोजान्स। ट्रोजान्स जो है वो क्षुद्र ग्रहों का एक समूह है और ये बृहस्पति की कक्षा के सहारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन यहां से ये बन रहा है कि ऐसा कौन सा समूह है, क्षुद्र ग्रहों का ऐसा कौन सा समूह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो ट्रोजान्स जो है, ट्रोजान्स समूह, ये क्षुद्र ग्रहों का एक समूह है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सबसे दूर ज्ञात क्षुद्र ग्रह हिल्डागो है। ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जो सबसे दूर है? हिल्डागो क्षुद्र ग्रह सबसे दूर स्थित क्षुद्र ग्रह है। सिरिस सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला है? तो सिरिस जो है, सिरिस नाम का क्षुद्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे बड़ा है। फोरवेस्टा, फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो नॉर्मली आंखों से भी देखा जा सकता है। हम इसको नॉर्मली भी देख सकते हैं। ऐसा कौन सा है? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को हम जनरली अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। बात करते हैं पुच्छल तारा या धूमकेतु की। पुच्छल तारे अंतरिक्ष में भ्रमणशील प्रकाशवान खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमते हैं। पुच्छल तारा क्या है? अंतरिक्ष में ये भ्रमणशील और प्रकाशवान है। इनमें प्रकाश तो होता है और ये भ्रमणशील हैं, घुमा करते हैं पुच्छल तारे। और कहाँ घूमते हैं? ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। इनमें क्या है कि एक ठोस पिंड होता है और उसमें एक लंबी पूंछ होती है। जो पुच्छल तारे हैं, पुच्छल या धूमकेतु हैं, इनमें क्या है, एक ठोस पिंड होता है और उसमें एक लंबी सी पूंछ होती है। इसका कुछ भाग कठोरी चट्टानों का पदार्थों का बना होता है और कुछ भाग में इसमें मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पुच्छल तारों में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं या किस किस से पुच्छल तारों का निर्माण होता है? तो पुच्छल तारे में मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाया जाता है और इसमें कुछ भाग कठोर चट्टानों से भी बना होता है। धूमकेतुओं का नामकरण उनके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है। जो भी धूमकेतु हैं उनका जो नाम है वो उनके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है। जिसने जिस धूमकेतु की खोज की है उसका नाम उन्हीं खोजकर्ता के नाम पर पड़ गया है। एक धूमकेतु है हेली। हेली नाम का जो धूमकेतु है वो प्रत्येक 76 वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। जो हेली धूमकेतु है वह प्रत्येक 76 वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। अगली बार जब ये धूमकेतु दिखेगा तो इसका समय है 2061। 2061 में हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं पल्सर की। पल्सर क्या होते हैं? जैसा कि हमने इसके पहले बात की थी, जब हम तारे पढ़े थे, तारों में हमने बात की थी, वहां पर एक टॉपिक आया था न्यूट्रॉन तारे। तो न्यूट्रॉन तारे जब वहां भी न्यूट्रॉन तारे जब छोटे हो गए उनमें घर्षण अधिक था और वो घूर्णन के कारण बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे थे और वो तरंगे भी छोड़ रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ रहे थे। तो जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं तीव्र गति से अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं और रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करते हैं, जैसा कि वहां भी बताया गया था और यहाँ भी बताया गया है। तो न्यूट्रॉन तारों की जो अगली अवस्था होती है, जिस अवस्था में वो रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं और अपनी धुरी पर बहुत तेज गति से घूर्णन करते हैं, ऐसी स्थिति को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, पल्सर कहते हैं। पल्सर की खोज सर्वप्रथम एंथनी हेविस तथा जे बेल ने की थी। जो पल्सर हैं, पल्सर की खोज सर्वप्रथम एंथनी हेविस तथा जे बेल ने की थी। क्वेश्चन बनता है पल्सर की खोज किसने की थी? पल्सर की खोज सर्वप्रथम एंथनी हेविस और जे बेल ने की थी। ध्रुव तारा।
ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता रहता है। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण यह हमेशा एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है। जो ध्रुव तारा है वह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है, इस कारण यह हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है और यह हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। जो ध्रुव तारा है वो आर्सा माइनर तारा समूह का सदस्य है। जैसा कि बताया था, हमारी आकाशगंगा में कई तारों के समूह हैं। उन तारों के समूह में एक आर्सा माइनर नाम का तारा समूह है। उसी समूह का जो एक मेंबर है वो ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा किस समूह का मेंबर है? ध्रुव तारा आर्सा माइनर समूह का मेंबर है। रात्रिकाल में नाविकों द्वारा समुद्र में दिशा का ज्ञान ध्रुव तारा को देखकर ही लगाया जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता है। इस वजह से रात्रिकाल में नाविकों द्वारा दिशा का ज्ञान ध्रुव तारा देखकर भी लगाया जाता है। बात करते हैं तारामंडल की। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल जो है वो तारों का समूह है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल में सिर्फ हम चमकीले तारों को ही शामिल करते हैं। जितने चमकीले तारे हैं, चमकीले तारों के समूह को ही हम तारामंडल में शामिल करते हैं। प्रत्येक तारामंडल की विशिष्ट आकृति होती है। जितने तारामंडल हैं, जो भी तारामंडल हैं, तारामंडलों की एक विशिष्ट आकृति होती है। हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। जो हाइड्रा तारामंडल है वो हमारी जो आकाशगंगा है उसका सबसे बड़ा तारामंडल है। तो यहां तक बात थी हमारी तारामंडल की। तारामंडल क्या है? तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इनमें चमकीले तारों को ही शामिल किया जाता है और प्रत्येक तारामंडल की अपनी एक विशिष्ट आकृति होती है। और जो हाइड्रा तारामंडल है वह तारामंडल सबसे बड़ा है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आप इसके सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे लर्न ईजी ग्रुप जो कि फेसबुक पे है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इसके सारे वीडियो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे।